हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। मैं तपिश आपका स्वागत करता हूं मेंटर 365 के इस प्लेटफॉर्म पर। और आज की क्लास में हम कवर करेंगे एचटेट का टीजीटी साइंस का 2021 का पेपर। उसमें से हम सब्जेक्ट वाइज सीरीज चला रहे हैं, जैसा कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। इस क्लास में हम 2021 के जो भी क्वेश्चंस बायोलॉजी के आ रहे थे वो कवर करेंगे। ठीक है, सेट ए है हमारा सब्जेक्ट कोड का, सेट ए रहेगा भाई। ठीक है, चलिए शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है ये, मोड ऑफ रेस्पिरेशन इन मोलुस्का, किंगडम मोलुस्का, जिसमें हमारा ये आता है स्नेल्स वगैरह आते हैं, इनमें रेस्पिरेशन किस मोड के थ्रू होता है? बक्कल रेस्पिरेशन होता है, ब्रोंकियल होता है, पल्मोनरी होता है। बक्कल मतलब जिसमें माउथ इन्वॉल्व होता है, मुंह इन्वॉल्व होता है, उससे बक्कल रेस्पिरेशन बोलते हैं हम। और ब्रोंकियल जिसमें ब्रोंक्योल्स लंग्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, पल्मोनरी लंग्स से इन्वॉल्व है। इसमें आंसर क्या आना चाहिए? जल्दी से चूज करके बताइए। वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए क्या आंसर आना चाहिए आपके हिसाब से। जितनी आपकी तैयारी है उस बेसिस पे ही आप आंसर कीजिए। इसका आंसर आना चाहिए, बक्कल रेस्पिरेशन तो इनमें होता नहीं है, ब्रोंकियल होता है और पल्मोनरी होता है। आंसर क्या आ जाएगा? ओनली बी एंड सी करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिप्लेसिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज? टिश्यूज को रिपेयर करने के लिए या फिर उनको नया बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल है? मूवमेंट? नहीं भाई, मूवमेंट से तो कोई सेल रिपेयर नहीं होता, मोबिलिटी से भी नहीं होता। ग्रोथ, हालांकि सेल डिवीजन एक ग्रोथ ही करती है, लेकिन ग्रोथ को हम कंसिडर नहीं कर सकते। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सेल डिवीजन। ठीक है, कोशिका का विभाजन। अगला क्वेश्चन है, बाइपोलर न्यूरॉन्स आर फाउंड इन। अब बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या होती हैं? वो न्यूरॉन्स जिनकी एक डेंड्राइट होती है और एक एक्सोन होती है। इस प्रकार से हम न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये हमारी न्यूरॉन होगी जिनकी एक एक्सोन होगी, ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। सिर्फ एक एक ही होगी। बाइपोलर न्यूरॉन्स दो एंड हैं और दोनों पे एक एक चीज ही प्रेजेंट है। बाइपोलर न्यूरॉन कहाँ कहाँ पाई जाएगी? हमने नर्वस सिस्टम में काफ़ी डिटेल्ड वे में कवर कर रखा है। अगर आप DSSB की तैयारी कर रहे हैं, साथ साथ हमारा बैच चला हुआ है DSSB नेचुरल साइंस का, उसमें आप एनरोल कर सकते हैं। जिन बच्चों ने DSSB का पढ़ा हुआ है उनके लिए बहुत सुनहरा मौका है तैयारी करने का, बैच में एनरोल होके। चलो कोई नहीं, आप बाइपोलर न्यूरॉन्स के बारे में बताइए। ये हमारा किस में होता है? रेटिना में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, द मिनरल एलिमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का इस प्रकार से स्ट्रक्चर होता है, कुछ कुछ इस प्रकार से रिंग्स प्रेजेंट होती हैं उसमें। ऐसी लगा लो, ऐसी लगा लो, एक ही बात है। 4 रिंग प्रेजेंट होती हैं और बीच में एक मिनरल एलिमेंट होता है, मैं बताऊंगा नहीं अभी, बाद में बताऊंगा। ये होती है हमारी फाइटोल टेल, ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर होता है। इसमें बीच में कौन सा मिनरल रहता है? ये MO है, ये MN है और ये MG है। ये तो आएगा नहीं, छोड़ो आप, बताइए। इसमें होता है हमारा मैग्नीज। क्या होता है? मैग्नीज। मैग्नीशियम और मैग्नीज में कंफ्यूजन रहता है, प्लीज इसमें ना रहें। इसका होता है 12, इसका होता है 24। ठीक। बायोयूरेट टेस्ट किसके लिए होता है? ये टेस्ट हम बायोमोलिक्यूल्स में भी पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी अलग अलग प्रकार के टेस्ट पढ़ते हैं। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ में भी इस प्रकार के टेस्ट दिए गए हैं और छोटी क्लासों से हमें फूड के बारे में पढ़ाया जा रहा है और फूड के अलग अलग टेस्ट भी बताए जा रहे हैं। 6th क्लास से चैप्टर शुरू हो जाते हैं फूड से रिलेटेड। तो बताइए कौन सा टेस्ट किसके लिए, बायोयूरेट टेस्ट किसके लिए है? बायोयूरेट, ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, याद रखने लायक क्वेश्चन है। क्या है? प्रोटीन्स के लिए होता है ये। ठीक है, एचटेट की अगर पेडागोजी अगर आपने नहीं पढ़ी है तो हमारा एक बैच चला हुआ है, सबसे बहुत बेहतरीन बैच है, इसका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली सब कुछ कवर किया गया है। सिर्फ 25 से 30 घंटे में आपको सब कवर करा दिया जाएगा, सब्जेक्ट पेडागोजी भी इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भाई गाय घास खाती है,
अब गाय घास खाती है तो कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी हैं। पहला है कि गाय के सेल्स जो हैं वो घास से बड़े हैं। दूसरा, गाय के सेल्स में प्लास्टिड्स हैं और छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं। तीसरा, जो घास के सेल्स हैं उनमें सेल वॉल हैं और वैक्यूल्स हैं। चौथा, घास के जो सेल हैं उनमें सेंट्रोसोम है और क्लोरोप्लास्ट हैं। पांचवा, घास जो गाय के सेल हैं, जो गौ माता के हमारी के सेल हैं, उसमें सेल मेम्ब्रेन है और माइटोकॉन्ड्रिया है। इनमें से आप बताइए कौन सा सही है। ये तो सही हो गया भाई, सेल मेम्ब्रेन तो चाहे वो एनिमल हो चाहे प्लांट हो, दोनों में प्रेजेंट होती है। सेल वॉल किस में होती है? सिर्फ प्लांट में होती है। घास में सेल वॉल होगी और वैक्यूल भी होंगे, बिल्कुल सही बात है। और घास में सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम, सेंट्रियोल किसका स्पेसिफिक फीचर है? सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल्स में मिलता है, सेल डिवीजन में हेल्प करता है ये, सिर्फ एनिमल सेल की स्पेसिफिसिटी है ये। ठीक है। सेंट्रोसोम किसे कहते हैं? जो सेंट्रियोल्स रहते हैं हमारे, इस प्रकार से वे परपेंडिकुलरली दो अरेंज रहते हैं, ये होते हैं हमारे सेंट्रियोल्स, न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होते हैं। और सेंट्रियोल्स में से क्या निकलते हैं? एस्ट्रल रेज निकलते हैं इस प्रकार से। और जो साइटोप्लाज्म इसको घेरता है, इसके चारों ओर सराउंड होता है, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं? सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम कहाँ मिलेंगे? एनिमल सेल्स में मिलेंगे, घास में नहीं मिलेंगे। ये वाला गलत हो गया, ये वाला सही है हमारा, ये वाला सही है। और गाय के सेल्स में, गौ माता के सेल्स में प्लास्टिड्स मिलेंगे, सोच के देखो। और छोटे वैक्यूल्स, प्लास्टिड्स, मेन प्लास्टिड क्या नाम से याद आता है आपको? अगर प्लास्टिड्स के बारे में जिक्र करते हैं तो सबसे पहले हमें याद आता है कि क्लोरोप्लास्ट एक प्लास्टिड है। क्लोरोप्लास्ट किस में प्रेजेंट होता है? प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। काउ सेल्स आर बिगर देन ग्रास सेल्स, ऐसा तो कुछ मतलब ही नहीं होता है। ऐसा थोड़ी कि चींटी के सेल्स बहुत छोटे होंगे, हाथी के सेल्स बहुत बड़े होंगे, ऐसा थोड़ी होता है। तो कौन कौन से हमारे सही हो गए? एक तो ये सही हो गया, एक ये सही हो गया, दूसरा ये गलत हो गया। आप बताइए कौन सा है। एक सेकंड में इसको ऊपर कर देता हूँ सो दैट आप आंसर कर पाए। चलिए छोटा कर लेते हैं। अब बताइए। फटाफट आंसर कीजिए। ये गलत हो गया हमारा, ऊपर से ये गलत हो गया हमारा, ये सही है, ये गलत हो गया, ये सही है। अब देखो कौन कौन से गलत हो गए। ए और हमारा डी तो गलत ही हो गया। ए वाला काट दो और डी वाला काट दो, बच गया कौन सा? बी और सी। सी सही है और ई सही है, सी और ई सही है, ये वाला आंसर हो गया हमारा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को भी छोटा ही करना पड़ेगा, एक सेकेंड रुकना। ये क्वेश्चन हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर एंड द इन गिवन कोड्स बिलो। पहला, पैरेनकाइमा एक ऐसा मोस्ट अबंडेंट टिश्यू है प्लांट बॉडी में, बिल्कुल सही कह रहा है कि सबसे ज्यादा सेल्स कौन से होते हैं? पैरेनकाइमा कह रहे हैं। दूसरा, पैरेनकाइमा इज सिंपल परमानेंट टिश्यू। टिश्यू दो प्रकार के होते हैं, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। अब परमानेंट टिश्यू भी बहुत प्रकार के होते हैं, पैरेनकाइमा, कोलनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ये देखो, सिंपल परमानेंट, परमानेंट वाले कौन से प्रकार के होते हैं? परमानेंट वाले एक सिंपल होते हैं और दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल, दूसरे होते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल वाले में क्या क्या आ गए? सिंपल वाले में आ गए पैरेनकाइमा आ गया, कोलनकाइमा आ गया, स्क्लेरेनकाइमा आ गया। कॉम्प्लेक्स वाले में क्या आ गया? जाइलम आ गया और फ्लोएम आ गया। ठीक है, बात आई समझ? अब बताइए इसके बेसिस पे दोनों ही सही है, दोनों सही हैं, तो क्या रीजन एसोसिएशन को एक्सप्लेन कर पा रहा है प्रॉपरली? नहीं कर पा रहा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, क्यों नहीं कर पा रहा? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू तो ठीक है, लेकिन ये मोस्ट अबंडेंट टिश्यू का दोनों अलग अलग स्टेटमेंट हो गई, इससे कोई रिलेशन नहीं है इसका।
इसको एक्सप्लेन ही नहीं कर रहा। ठीक है, कोई रीजन हो तो स्पेसिफिक बताएं भी। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस किस में होती है? सिल्वर फिश, लकस्ट, बेडबग और मॉस्किटोस। मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस क्या होती है? मेटामॉर्फोसिस, मॉर्फोसिस किससे रिलेटेड है? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब स्ट्रक्चरल बाहर का जो भी अपीयरेंस दिख रहा है उसकी स्टडी को हम क्या बोलते थे? मॉर्फोलॉजी। मॉर्फो मतलब बाहर का अपीयरेंस, ठीक है। मेटा मतलब कुछ चेंजेस, ठीक है, लाइफ साइकिल के चेंजेस। अब लाइफ साइकिल के चेंजेस हो गए, दो प्रकार की होती है ये। पहली होती है कंप्लीट, दूसरी होती है इनकम्प्लीट। दूसरी होती है इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट में क्या डिफरेंस होता है? कंप्लीट होती है हमारी जो जिसमें लार्वा प्रेजेंट होता है, एग है, प्यूपा, लार्वा और अडल्ट, ये होगी कंप्लीट। अब इसमें एग है, एग के बाद एक निम्फ स्टेज आती है हमारी, इसमें लार्वा नहीं आता, सीधा अडल्ट बन जाता है बाद में। जैसे प्लांट्स में हम पढ़ते हैं ना, पार्थिनोकार्पी, वही सेम चीज ऐसा कुछ है। पार्थिनोकार्पी क्या होती है? बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बन जाता है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? सीडलेस फ्रूट्स बना देते हैं वो। क्या बना देते हैं? सीडलेस फ्रूट्स। आई बात क्लियर थोड़ी? अब बताओ किस में होती है इसके हिसाब से। सबके लार्वा पढ़े होंगे आपने, हाउस फ्लाइज का पढ़ा होगा, मैगोट, हनी बी का पढ़ा होगा, और किन किन किन। इसमें बेसिकली ये पूछ रहा है किसका लार्वा होता है किसका नहीं होता। किसका लार्वा होता है इसमें? मॉस्किटो का लार्वा होता है। क्या लार्वा, किस, क्या नाम है उसका? रेगुलर लार्वा, ठीक है। एनिमल किंगडम पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एस्टेट में भी और एचएसएससी स्क्रीनिंग में भी, तो ये वाला चीज, ये वाला चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा, लंग्स किससे डेवलप होते हैं? ये तो बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है, किससे डेवलप होते हैं? बोथ एंडोडर्म एंड मिजोडर्म। हालांकि जो आंसर की थी उस टाइम की उसमें ये दे रखा है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम? इससे काफी क्वेश्चन आ रहे हैं, लास्ट दो दो क्लासेस हुए हैं उनमें भी क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, इसमें भी देखने को मिल गया, सेम सही हो गया। जिंजर उसमें भी था, टर्मरिक इसमें भी था, जिंजर टर्मरिक दोनों थे। ग्राउंडनट, पोटैटो। मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम का पूछ रहा है ये। स्टेम है? जी है। ये है? जी है। पोटैटो ट्यूबर का एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है? ट्यूबर। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? राइजोम। ये वाली क्या है? रूट है हमारी। आंसर ये हो जाएगा, नोट एग्जाम्पल ग्राउंडनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इनमें से पूछा है कि कौन से फाइबर प्लांट फाइबर नहीं है, स्टेम के, स्टेम से नहीं मिलते हैं। अब स्टेम से अगर आपने ये पढ़े होंगे तो बिल्कुल क्लियरली बता देंगे। मैं आपको इसमें बता देता हूँ, एक कपोक, कपोक एक पौधा होता है, बहुत विशाल का एक पौधा होता है, उसमें जैसे फ्रूट्स लगते हैं, फ्रूट्स लगते हैं, वो कॉटन की तरह ऐसे बिखर जाते हैं, इतने लंबे लंबे फ्रूट्स होते हैं उसके, ठीक है। तो कपोक वाला एग्जाम्पल आप हटा सकते हैं। अब बताइए, स्टेम से फाइबर्स कहाँ मिलेंगे आपको? कोयर, ये क्या होता है? फ्लैक्स क्या होता है? फ्लैक्स फाइबर, ये होते हैं स्टेम के फ्लोएम फाइबर्स होते हैं, ठीक है। स्टेम फ्लोएम फाइबर्स को क्या बोलते हैं हम? बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बास्ट फाइबर्स। कोयर क्या होता है? जो हमारा कोकोनट होता है ना, कोकोनट का खोपरा उतारते हैं, खोपरे के ऊपर जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं कोयर। फ्लैक्स मैंने बता दिया। जूट क्या होती है? जूट आपको सभी को पता होगा, जब हम जूट की खेती करते हैं तो उसकी स्टेम में से निकालते हैं ना फाइबर्स, वो हो गए जूट। कपोक भी बता दिया। अब हेम्प क्या है? हेम्प है नशीला पदार्थ, जो नशे करते होंगे उनको पता होगा क्या होता है हेम्प।
हेम्प किससे मिलता है भाई? लीव्स से मिलता है। कहाँ से मिलता है? लीव्स से मिलता है। ये कहाँ से मिलता है? ये एक फ्रूट है, ये भी क्या है? फ्रूट है। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया? स्टेम वाले सिर्फ ये दोनों बच गए। ठीक है, आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है कोलन काइमा के बारे में? पहला है क्लोरोप्लास्ट में बी प्रेजेंट। भाई हो सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, कोलन काइमा में क्यों नहीं हो सकते? बिल्कुल सही है। कोलन काइमा अलाउज इजीली बेंडिंग विदाउट ब्रेकेज ऑफ द यंग स्टेम। कोलन काइमा का मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना। मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराना, तो ये भी सही हो गया। अब थर्ड है कोलन काइमा के बारे में ही, इट्स सेल्स आर थिकन एट द कॉर्नर्स ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। भाई बिल्कुल थिक है। प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इन कोलन काइमा, बिल्कुल प्रेजेंट होता है। अब सारी सही लग रही है, एक जरा सी ही इसमें मिस्टेक है। क्या है? ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। लिग्निन की डिपोजिशन से नहीं होते ये, किसकी डिपोजिशन से होते हैं? हेमीसेलुलोज और सेलुलोज की डिपोजिशन से होते हैं। तो ये गलत हो गया, ये वाली स्टेटमेंट गलत होगी हमारी। ठीक है, इनकरेक्ट ही पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से बीटी बैसिलस थुरिंगीजेनेसिस थुरिंगियनजेनेसिस स्ट्रेन के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है हमारा, बैसिलस के पास एंटीटॉक्सिन होते हैं। भाई जो बीटी होता है, बैसिलस होता है, बैसिलस जो ये बैक्टीरिया होता है, ये बीटी टॉक्सिन रिलीज करता है। बिल्कुल करता है जी। किस रूप में करता है, क्या करता है? ये देखो, ये बोलता है कि क्राई वन जीन होता है इसके पास, क्राई एसी, क्राई एबी, ये टॉक्सिन होते हैं, ये इस रिलीज करता है। ठीक है, समझ आ गया। अब एंटीटॉक्सिन थोड़ी रिलीज करता है यार, ये तो गलत हो गया। दूसरा, बीटी स्ट्रेन्स जो भी होते हैं, बीटी स्ट्रेन्स हमने बना रखे हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। बीटी कॉटन बना रखा है, बीटी ब्रिंजल बना रखा है। ठीक है, ये वाले बीटी स्ट्रेन्स हो गए। जो भी बीटी स्ट्रेन्स हैं, बीटी स्ट्रेन्स आप इनके नाम से भी देख सकते हैं, कई जगह ये भी लिखे मिल जाते हैं। हैव बीन यूज्ड फॉर डिजाइनिंग नोवल बायो इंसेक्टिसाइडल प्लांट्स। सही है, हमने बनाए हैं ऐसे जो इंसेक्ट्स को रिपेल करते हैं। बिल्कुल बनाए हैं। तो ये स्टेटमेंट सही हो गई हमारी, ये वाली सही हो गई है। आंसर क्या हो गया हमारा? बी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट को भी एक बार देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट स्टेटमेंट कह रहे हैं कि बीटी टॉक्सिन्स एग्जिस्ट एक्टिव टॉक्सिन्स इन द बैसिलस। अब ये काम कैसे करता है? जो बीसी होता है, ये बीटी होता है। बीटी क्या करता है? जो भी प्लांट को इन्फेक्ट करना होगा, उसके प्लांट के पास जाके बैठ जाएगा। ये बेसिकली कहाँ होता है? सोयल में पाया जाता है। सोयल में पाया जाता है तो क्या करता है? ये पहले तो क्राई वन ए सी और क्राई वन ए बी बीन क्राई जीन्स होते हैं इसके पास। क्राई जीन से अपना एक एंजाइम बना लेगा, क्राई जीन से एक एंजाइम बना लेगा। अब क्राई जीन जो एंजाइम वो बन गया, वो एक्सप्रेस करेगा बाद में, जीन का एंजाइम एक्सप्रेस करता है बाद में, कुछ ना कुछ तो प्रोटीन बनेगा। अब वो इसके लिए तो प्रोटीन है, लेकिन वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है बाहर। कहाँ होता है? बाहर जो भी होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। इनएक्टिव फॉर्म में होने के कारण ये इसको कुछ इफेक्ट नहीं होता, कुछ शो नहीं करता। जब वो किसी भी प्लांट में या इंसेक्ट के गट में जाता है, अब ये प्लांट में आ गया भाई, सोयल से प्लांट में आ गया, अब वो इंसेक्ट के गट में जाएगा। इंसेक्ट के गट में, गट होता है ना, मिड गट, हाइंड गट और फोर गट। तो मिड गट में क्या होता है? मिड गट में जाके वो इनएक्टिव था ना, ये एक्टिव हो जाता है और अपनी टॉक्सिसिटी एक्सप्रेस कर देता है, अपना जहरीलापन एक्सप्रेस कर देता है, जिसकी वजह से वो इंसेक्ट मर जाता है। तभी तो हम ये बोल रहे हैं बायो इंसेक्टिसाइडल। हम इंसेक्टिसाइड नहीं बना रहे, ये खुद ही इंसेक्ट को मार रहा है, खुद ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बायो इंसेक्टिसाइडल, इसका मीनिंग ये है। ठीक है, बीटी टॉक्सिन एक्टिव्स एग्जिस्ट एज एक्टिव टॉक्सिन, एक्टिव टॉक्सिन के रूप में तो एग्जिस्ट करते ही नहीं, इनएक्टिव के रूप में करते हैं। ये गलत हो गया। और ये कहाँ इफेक्ट करता है?
ओवरीज पे कोई इफेक्ट नहीं करता है, ये इफेक्ट करता है कहाँ पे, मिड गट में, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अमीनो एसिड कोडेड बाय स्टार्ट कोडन, स्टार्ट कोडन कौन सा होता है, AUG, यही तो है हमारा स्टार्ट कोडन। ये कौन सा है, मिथ्योनिन, आंसर हो गया हमारा मिथ्योनिन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। बायोटेक्नोलॉजी से काफ़ी क्वेश्चन आए हुए हैं इसमें, एनिमल किंगडम से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं, मॉर्फोलॉजी से हर बार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन करने से क्या पता लग रहा है कि एग्जामिनर का कहाँ फोकस है। ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसिन, ट्यूमर वाला, टाइप्लाज्मिन, बिल्कुल सही है। दूसरा कोजमिड वेक्टर DNA, बिल्कुल सही है। राइजोबियम एसिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये गलत हो गया भाई। राइजोबियम जो है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ते हैं, तो ये क्या करता है, ये करता है सिम्बायोसिस, क्या करता है, सिम्बायोसिस। ठीक है, आंसर हो गया ये, क्योंकि ये गलत है ना। एल्बिनिज्म ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से करेक्ट मैच कौन सा है। ये आपने कहीं कहीं बहुत रेयर चांसेस है आपने पढ़े हो, लेकिन इक्का दुक्का क्वेश्चन तो आ ही जाता है। ये गलत है, ये गलत है, ये सक्कर्स तो अर्थ फॉर्म पे होते ही नहीं है, हुक्स होते हैं भाई। और हुक्स एंड सक्कर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लेटफॉर्म्स में। ये क्या हो गया, हिट्रोनेरिस, हिट्रोनेरिस ए सेक्सुअल फेज, सेक्सुअल फेज है ये, ए सेक्सुअल फेज, ए अलग लिखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, तो ये सही है। नेरिस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें एक सेक्सुअल फेज होता है, उसमें बनता है हिट्रोनेरिस। मोर्फोलॉजिकली दो डिफरेंट प्रकार से मिलता है वो, इसलिए बोलते हैं इसको हिट्रोनेरिस। एक क्वेश्चन रह गया, हाँ ये वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है। अब जिन्होंने हायरार्की, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर पढ़ रखा होगा वो इजीली इसको सोल्व कर देंगे। इसको अरेंज करना है, क्या होता है वो हमारा हमारा क्लासिफिकेशन का हायरार्की, लेवल्स ऑफ हायरार्की क्या था, और ये क्या होता है, क्या था हमारा, कहाँ से शुरू करते हैं, किंगडम, उसके बाद आता है फाइलम, फिर उसके बाद आता है क्लास, ऑर्डर, उसके बाद आता है फैमिली, उसके बाद आता है जीनस, उसके बाद आता है स्पीशीज। अब इसको किसी को डिटेल में पूछना होगा तो ये भी पूछ लेंगे कि सब स्पीशीज कहाँ आती है, सब स्पीशीज यहाँ आती है, स्पीशीज के बाद सब स्पीशीज। ट्राइब कहाँ आती है, ट्राइब यहाँ आती है, फैमिली के बाद आती है ट्राइब। और डिवीजन कहाँ आता है, फाइलम, प्लांट्स के केस में फाइलम नहीं बोलते हैं, उसको बोलते हैं डिवीजन। ये हो गया, ठीक है। ये वाली हायरार्की के आप हिसाब से देख लो, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। पहला कौन सा आ गया, सी, पहले में सी है वो रख लो, बाकी हटा दो। सी के बाद क्या आएगा, एक दो, ऑर्डर, ए, CA, ये वाला आंसर हो गया भाई। ठीक है, नेक्स्ट, ए बनियन ट्री है, बरगद का पेड़। जब हम लिविंग रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स पढ़ते हैं तो उसमें लाइफ स्पैन पढ़ते हैं। लाइफ स्पैन क्या होता है, बर्थ से डेथ तक का जो भी सफ़र है हमारा, सुहाना सफ़र, उसको बोलते हैं लाइफ स्पैन। उतनी ही जिंदगानी है 2-4 दिन की। ठीक है, बनियन ट्री की क्या 300 साल की लाइफ है। अगर ये पूरी जिंदगी उगा रहा अच्छे से, और बाद में क्या किया गया, इसको हटा दिया गया, जला दिया गया थर्मल पावर प्लांट के लिए, तो क्या ऑप्शन इनमें से सही है, बताइए। द प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल। अब कार्बन न्यूट्रलिटी क्या होती है, जैसे ये टर्म्स समझनी जरूरी है थोड़ी थोड़ी। कार्बन न्यूट्रल क्या होता है, जैसे आपने पौधा बोया, पौधा बोया तो उसने जितनी कार्बन कंज्यूम की उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ दी, वो हो गया कार्बन न्यूट्रल। समझ आए बात, उसने CO2 कंज्यूम की भाई, उतनी ही ऑक्सीजन छोड़ दी उसने, वो हो गया कार्बन न्यूट्रल।
अब प्रोसेस विल बिकम कार्बन न्यूट्रल आफ्टर मैनी ईयर्स। मैनी ईयर्स कौन सा करेक्ट है पूछा है? बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो प्रोसेस इज कार्बन न्यूट्रल इन इमीडिएट टाइम फ्रेम। इमीडिएट एकदम से तो नहीं हो जाएगा यार, आप थोड़ा सा छोटा पौधा बोओगे, छोटा पौधा बड़ा होगा, बड़े की कैपेसिटी ज़्यादा होगी, कार्बन लेने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, ऑक्सीजन छोड़ने की एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, तो बड़े की ज़्यादा होती है, टाइम के हिसाब से ही चीज़ें होती हैं। तो ये वाला सही हो गया। देर इज नो, भाई कार्बन कैसे इन्वॉल्व नहीं है, कार्बन तो इन्वॉल्व है। देर इज नो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी इन्वॉल्व है, गलत हो गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ 3 प्राइमरी टाइप्स ऑफ सोयल। टाइप्स ऑफ सॉइल पढ़ते हैं हम, जर्नल पढ़ते हैं 8th की क्लास में, एग्रीकल्चर का एक टॉपिक है, शायद सोशल साइंसेस की एनसीईआरटीज में है, अब देख लेना। सैंड होता है, सिल्ट होता है, क्ले होता है, लोम नहीं होता है भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा एडेप्टर मॉलिक्यूल। टीआरएनए होता है, एम होता है मैसेंजर आरएनए, आरआरएनए होता है राइबोसोमल, और एसएनआरएनए होता है एक आरएनए का टाइप होता है जो हेट्रोन्यूक्लियर होता है, हेट्रोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ये होता है राइबोसोमल। ये थे हमारे जितने भी क्वेश्चंस, और जो लोग DSSB की तैयारी कर रहे हैं, यकीन मानिए बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है इस बैच का, बहुत बच्चे जुड़े हुए हैं, और अच्छे से हर एक क्वेरी आपकी डाउट भी सोल्व किया जाता है। इसके साथ आपको साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी इस बैच में मिलती है, और साथ साथ हर सब्जेक्ट की जर्नल क्लासेस हैं, TGT ओरिएंटेड क्लासेस हैं, और एडवांस क्लासेस हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। पेडागोजी भी इसमें इन्वॉल्व है, और मात्र 2,000 रुपये में। अगर आप और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी इसे खरीद सकते हैं। कूपन कोड यूज कर सकते हैं तपिश10, उसमें आपको 10% ऑफ हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से होगा ये? मेंटर 365 ऐप से। हमारी एप्लीकेशन है मेंटर 365, उस पर जाइए और एनरोल कीजिए। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट पास, जिसको टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करनी है, बढ़िया बढ़िया टेस्ट बना रखे हैं, हर एक टेस्ट अलग अलग टीचर्स ने मिलकर रिव्यू किया गया है। बढ़िया तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। मॉक्स, जो भी हमारे एग्जाम्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, वो मॉक लगाने से ज़्यादा क्लियर होते हैं। मॉक लगाते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।